गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ रविंद्र योगी फ्रॉम श्रीनाथ क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आर सराउंडिंग। ये दो पार्ट्स में होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है मैटर। मैटर, व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है, ठीक है। मैटर यानी पदार्थ होता है। अब इसे समझते हैं हम। मैटर इज़ द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी सब्सटेंस जिसका कोई मास होता है और ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, यानी स्थान को घेरता है, कोई भी जगह को घेरता है और उसमें मास होना ज़रूरी होता है, उसको क्या कहते हैं? हम मैटर कहते हैं। तो ऐसी दुनिया की सारी चीज़ें जो मास होता है जिनमें और ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस, सब क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। एंड मैटर इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। जो मैटर बना होता है वो टिनी पार्टिकल्स यानी छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। अब ये पार्टिकल्स क्या होते हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम इसके बारे में आगे देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या हैं। एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं नोटबुक है, पेन है, स्टार, सन, प्लैनेट, एयर एक्सेट्रा। ये सभी क्या हैं? मैटर के एग्जांपल्स हैं। जैसे नोटबुक है, नोटबुक में मास होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। पेन हुआ, स्टार हुआ, ये सारी चीज़ें मैटर ही कहलाती हैं, क्योंकि ये दुनिया की मैक्सिमम सारी चीज़ें किसकी बनी होती हैं? मैटर की ही बनी होती हैं। टिनी पार्टिकल्स, कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। इन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। तो फर्स्ट है इसमें दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। थर्ड है दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करती है, उसी तरह से ये भी एक दूसरे के पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, है ना। मैग्नेट जितने नहीं पर उससे थोड़ा कम पर अट्रैक्ट करते हैं। अब हम आगे इन कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा एक्सप्लेन करके समझते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक ग्लास में पानी भर लेते हैं और उसे टेबल पर रख देते हैं जब तक कि पानी जो है रेस्ट पोजीशन में ना आ जाए, एकदम शांत पोजीशन में ना आ जाए। जब पूरा पानी एकदम शांत पोजीशन में आ जाता है तो हम क्या करते हैं? एक इंक लेते हैं और उसमें इंक की 2-3 ड्रॉप्स डाल देते हैं। 2-3 ड्रॉप्स डालने के बाद हम देखते हैं कि पानी रेस्ट पोजीशन में होने के बावजूद वो इंक पूरे ग्लास में इस तरह से फैल जाती है। देखो इस तरह से फैल जाती है, जबकि पानी तो हमने हिलाया नहीं, फिर भी उसकी ड्रॉप्स मूव हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि पार्टिकल पॉसेस काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि उसमें क्या है? पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होने के कारण पार्टिकल्स मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरी बात। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। जैसे ही हम मैटर का टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसके जो पार्टिकल होते हैं फास्ट मूव करने लग जाते हैं, क्योंकि बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो यानी अगर हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, किसी मैटर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो फास्ट मूव करने लगेगा। और अगर डाउन कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी और पार्टिकल्स स्लो मूव करेगा। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हम कभी भी पानी के अंदर शक्कर मिलाते हैं, अगर ठंडे पानी में मिलाते हैं तो वो कोल्ड वाटर में अगर मिक्स करते हैं तो वो स्लोली मूव होती है, जबकि हम हॉट वाटर के अंदर शुगर को मिक्स करते हैं तो वो जल्दी मिक्स हो जाती है। यही कारण है उसका, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं मोमेंट इज़ मिनिमम इन सॉलिड्स। जो भी सॉलिड्स होंगे उसमें मोमेंट मिनिमम होगा। मोर इन लिक्विड्स,
थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड में होगा और मैक्सिमम इन गैसेस में उससे ज़्यादा होगा। अब हम मैटर की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। जो भी मैटर होता है उसमें उसके पार्टिकल्स में क्या होता है, स्पेस होता है। इसको भी हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक गिलास पानी का भर लेते हैं और इसका जब ये रेस्ट में आता है तो ये जिस पोजीशन पे उसको हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, इसका वाटर लेवल कितना है उसको हम क्या करते हैं, मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग करने के बाद इसमें हम 2-3 चम्मच शुगर या साल्ट डाल देते हैं। ठीक है, और शुगर या साल्ट डालने के बाद उसे स्पून से अच्छी तरह से उसमें मिक्स कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से उसको पानी में मिक्स करने के बाद हमने देखा कि वाटर लेवल जो पहले था वो वाटर लेवल अभी भी वही बना है, वो इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो ये वाटर लेवल इंक्रीज़ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता, स्पेस था और ये शुगर उसी स्पेस के अंदर जाके जम गया। इस वजह से उसमें उसका वाटर लेवल बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हुआ है। समझ में आया? स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, जो स्पेस है पार्टिकल्स में वो मिनिमम होता है सॉलिड्स में, मोर होता है इन लिक्विड्स में और मैक्सिमम होता है गैसेस में। चलिए अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स पर चलते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी अपनी तरफ खींचते हैं। इसको समझने के लिए भी हम एक एक्टिविटी को समझते हैं। इसके लिए हमने एक वाटर टैप लिया। इस वाटर टैप को हमें ऑन करना है। ठीक है, इसको ऑन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके बिल्कुल पानी के बीच में हम अपनी फिंगर को रख देते हैं। अपनी फिंगर को रखने के बाद हम देखते हैं कि जो पानी है ऊपर से आके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है और उंगली को क्रॉस करने के बाद वो वापस से एक ही सीध में आ जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? अब हमने उंगली रखी थी तो इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उंगली को क्रॉस करने के बाद वो वापस से सेम अट्रैक्ट कर लिया, उसने एक दूसरे को क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया। क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और जो ये द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैक्सिमम इन सॉलिड्स होता है, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स होता है और नेग्लिजिबल इन गैसेस होता है। तो आपको समझ में आया मैटर की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद नया कंसेप्ट देखते हैं हम, स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर की अवस्थाएं। जो मैटर होता है वो 3 स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। तो जो सॉलिड मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, क्लोजली होते हैं। ठीक है, जैसा आपको दिख भी रहा है, लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं और गैसेस में काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है, तो हम पहले सॉलिड को समझते हैं। सॉलिड का क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है। सॉलिड जो होगा उसका शेप हमेशा डेफिनेट होगा। लाइक फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं टेबल का जो शेप होता है वो फिक्स होता है। चेयर ले सकते हैं, अलमीरा ले सकते हैं, इनका शेप क्या होता है, डेफिनेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो भी डिस्टिंक्ट होती हैं, डेफिनेट होती हैं। ठीक है, यानी कि ये चीज़ एक जगह से दूसरी जगह खुद ही मूव नहीं कर सकती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सॉलिड जो होते हैं रिजिड होते हैं। रिजिड कठोर, रिजिड का मतलब होता है कठोर। ये जो होते हैं कठोर होते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली होते हैं, है ना, इस वजह से ये काफ़ी कठोर होते हैं। सॉलिड जो होते हैं नेक्स्ट इनकम्प्रेसेबल, क्योंकि ये कठोर होते हैं इस वजह से इनको कंप्रेस करना भी पॉसिबल नहीं होता है, ये इनकम्प्रेसेबल होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेट वॉल्यूम। इनका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। जो इनका वॉल्यूम है वही इसका वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, ये तो हुआ आपका सॉलिड। अब मैटर की सेकेंड स्टेट को देखते हैं हम, लिक्विड। लिक्विड में देखो आपने पार्टिकल्स थोड़ा दूर होते हैं, इसलिए
लिक्विड जो होंगे उन नो डेफिनेट शेप, उनका शेप डेफिनेट नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर लिक्विड में लें, वाटर को ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो वाटर को अगर ग्लास में रखेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, जग में रखेंगे तो जग का शेप ले लेगा, इसी तरह से, यानी उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, नो डेफिनेट शेप। नेक्स्ट देखते हैं इसमें नो डेफिनेट बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्रीज भी डेफिनेट नहीं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वही वाटर ले लेते हैं, अगर वाटर को हम फ्लोर पे पटक देंगे, फ्लावर पे, तो वो फैल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहाव, इसमें बहने का गुण भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी है नेक्स्ट लो कंप्रेसेबल, ये भी थोड़ा कंप्रेस किए जा सकते हैं, बहुत ही कम। ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेट वॉल्यूम, जो लिक्विड होते हैं उनका वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। ठीक है। अब मैटर की थर्ड स्टेट को देखते हैं जो कि है गैस। गैस के अंदर पार्टिकल्स देख ही पा रहे हो आप, काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो गैस की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। नो डेफिनेट शेप, इसका शेप क्या होता है, डेफिनेट नहीं होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हैं, तो ये किसी भी शेप में हो सकते हैं, हमको पता नहीं चलता है। नो डेफिनेट बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्रीज भी डेफिनेट नहीं होती हैं। इसमें भी फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी बहने का गुण इसमें होता है। अब ये हाई कंप्रेसेबल होते हैं, देखिए क्योंकि इसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हैं तो इसको कंप्रेस किया जा सकता है ना। इसमें भी नो डेफिनेट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है, जबकि सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है। ठीक है। तो हमने स्टेट ऑफ मैटर देखी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इन तीनों के बीच में डिफरेंस करके देखा। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप एज इट इज़ बना के और सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, और आपको समझ में आया तो आप अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जो मैटर की स्टेट है उसको चेंज करना। जो मैटर की स्टेट है उसको चेंज करने के दो मेथड होते हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग प्रेशर। हम टेम्परेचर को चेंज करके या प्रेशर को चेंज करके मैटर की जो स्टेट है उन्हें चेंज किया जा सकता है। ठीक है। तो हम एक एक करके इन दोनों को समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर, जैसे कोई सॉलिड मैटर है, अगर हम उसको हीट देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और उस लिक्विड को और हीट देते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सॉलिड में हमने ले लिया एक आइस को हमने जब हीट दी तो वो वाटर में यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद हमने उसे और हीट दी, और हीट देने के बाद वो वाटर क्या है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हम टेम्परेचर को चेंज करके सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका रिवर्स भी हो सकता है ना। इसका रिवर्स भी बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे गैस को हमें लिक्विड में चेंज करना हो या लिक्विड को हमें सॉलिड में चेंज करना हो तो हम वो भी ईजीली कर सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं बाय चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर को चेंज करके गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। हमने एक लाइटर लिया, लाइटर के अंदर जो गैस भरी हुई है वो एक लिक्विड फॉर्म में, यानी जो गैस थी उसको प्रेशर बढ़ा के लिक्विड में कन्वर्ट किया गया है, तो वो लिक्विड फॉर्म में दिख रही है। अब जो लाइटर है इसका बटन को हमने प्रेस किया, तो बटन को जैसे हमने प्रेस किया तो ये लिक्विड गैसीय फॉर्म में बाहर निकलने लग गया। ठीक है। यानी हम प्रेशर बढ़ा के सॉलिड को लिक्विड में बदल दिया, लिक्विड पे प्रेशर कम करके हमने उसे गैस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। अब ये जो सॉलिड होता है इसको भी हम डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं CO2। CO2 गैस है जो कि सॉलिड है। ठीक है। जैसे ही हम सॉलिड CO2 के ऊपर प्रेशर को कम करते हैं तो उसके प्रेशर कम होने से CO2 किस में, गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने देखा
कि मैटर को चेंज करने के स्टेट्स के बारे में, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा और आगे इसको पढ़ते हैं। तो जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर था उसको हम थोड़ा और डिस्क्राइब करके अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसमें पहला था बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके। तो बाय चेंजिंग टेम्परेचर में भी पहला है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना, ठीक है। तो इसे समझते हैं हम, व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है जो आपके आसपास के वातावरण का प्रेशर है, उसी प्रेशर पर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। समझ में आया मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। अब इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करके इसे और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने आइस डाल दी, ठीक है। फिर हमने एक थर्मामीटर लगा दिया, उसका टेम्परेचर नोट किया तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब हमने नीचे एक बर्नर लगा के इस बीकर को हमने हीट दी। हीट देने के कारण थोड़ी देर बाद हमने देखा कि आइस मेल्ट होने लगी, पिघलने लगी, यानी सॉलिड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगा। इसी वक्त हमने इसका टेम्परेचर वापस से नोट किया तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड स्टार्टिंग में था, हीट दी तो उसका टेम्परेचर कुछ कम ज़्यादा होना चाहिए था, बट वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहा। ऐसा क्यों हुआ? उसका टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हीट देने के कारण तो उसमें हीट आनी चाहिए थी। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ हमारे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के कारण, ठीक है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट, ठीक है। यानी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। यानी जो हमने ये हीट दी वो आइस ने मेल्ट होने में यूज़ कर ली और इस कारण से इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहा, चेंज नहीं हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कब तक नहीं होगा चेंज? जब तक कि पूरी आइस का लास्ट पीस तक उसमें मेल्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग यानी होता है उबलना, तो इसे समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल होकर वेपर फॉर्म में चेंज होने लगता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे आसपास के वातावरण का प्रेशर है उस प्रेशर पर, तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? चलो इसे भी हम एक एक्टिविटी से समझ लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक बीकर लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं और एक थर्मामीटर लगा देते हैं, नीचे एक बर्नर सेट कर देते हैं। अब बर्नर से इसको बीकर को हीट देनी है, लेकिन हीट देने से पहले हम हीट देना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे करके हम इसमें हीट देते हैं। जैसे ही हम बीकर में हीट देते हैं तो थोड़ी देर बाद पानी बॉयल होने लगता है। बॉयल होने लगता है तो हम इसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। तो हमने इसका टेम्परेचर नोट किया तो ये आया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड आने के काफ़ी देर बाद भी हम इसमें कंटिन्यू हीट दे रहे हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रुका हुआ है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, इस कारण से इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। अब ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसेस स्टेट, ऐसी हीट का अमाउंट जो 1 kg लिक्विड को गैसीय स्टेट में
कन्वर्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये इस हीट के कारण इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए अब और आगे चलते हैं। अब इसमें थर्ड पॉइंट आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है उसे समझते हैं। तो द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली वेपर, सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए हीट देने पर, यानी सॉलिड बिना लिक्विड फॉर्म में आए डायरेक्ट वेपर फॉर्म में आ जाए हीट देने पर, और वेपर सॉलिड में आ जाए कूलिंग करने पर विदाउट लिक्विड फॉर्म में आए हुए। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन में सॉलिड किस में, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है हीटिंग से, और वेपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है कूलिंग से। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हम सब्लिमेशन। ठीक है, इसको अब हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इससे पहले मैं आपको ऊपर लिख भी देता हूँ, सॉलिड चेंज टू गैस, गैस चेंज टू सॉलिड, इट्स कॉल्ड ए सब्लिमेशन। अब इसे एग्जांपल से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसे एग्जांपल में हम अमोनियम क्लोराइड लेते हैं का एग्जांपल लेते हैं। हम एक चाइना डिश लेते हैं, उसके अंदर हम अमोनियम क्लोराइड डाल देते हैं, नीचे बीकर लगा देते हैं और उसे एक फनल या कीप के द्वारा अमोनियम क्लोराइड को ढक देते हैं। ढकने के बाद अब हम बर्नर से इसको हीट देना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि जैसे हमने हीट दी, तो हीट देने के कुछ समय बाद अमोनियम क्लोराइड वेपर फॉर्म में कीप से बाहर निकलने लगा। ये गैसीय फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये चीज़ ऐसे चलती रही। थोड़ी देर बाद हमने बीकर को बंद कर दिया। बीकर को बंद करने के बाद हमने देखा, कुछ समय बाद हमने देखा कि बीकर के ऊपर कुछ छोटे छोटी सी चीज़ें जमा हो गई और वो सॉलिड फॉर्म में हुई। जैसे जैसे ये ठंडा होता गया वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती गई। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। समझ में आया बच्चों? तो इसके हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कैम्फर है यानी कपूर है जो पूजा में काम लिया जाता है, ये भी सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो करता है। अमोनियम क्लोराइड अभी मैंने आपको समझाया। ऐसे ही नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं जो कपड़ों के अंदर रखी जाती हैं ताकि उसमें कपड़ों में कीड़े ना पड़े, और वो थोड़े टाइम बाद वेपर बन के उड़ जाती हैं, उसका कोई भी सब्सटेंस हमें कपड़ों में नहीं मिलता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं और ये प्रोसेस भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल इसे अच्छे से केयरफुली पढ़ते जाइए और समझते जाइए। चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर के कारण क्या चेंजेस होते हैं, अब हम उसको समझते हैं। इफ़ we compress a gas in a cylinder, the distance between the particle of gas is reduced and finally gas is liquefied। यानी यदि हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं सिलेंडर में, तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस कम होने लगता है, तो गैस रिड्यूस होकर गैस लिक्विफाइड होने लग जाती है। इसे हम समझने के लिए नीचे हमने पिक्चर बना रखी है, इसमें ये 3 सिलेंडर बने हुए हैं, इनके बीच में पिस्टन्स लगे हुए हैं। जब भी हम इस पिस्टन से इस पे प्रेशर डालते हैं तो इनके बीच जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कम होने लगता है, तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, और उस पर भी प्रेशर लगाते हैं तो हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रेशर का इफ़ेक्ट देखते हैं। इसको समझने के लिए मैं कुछ आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमें हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सिलेंडर मिले होते हैं वो भी इसी तरह से भरे जाते हैं। जैसे फर्स्ट जो ऑप्शन लिखा है गैस, इस वाले में हमने ऑक्सीजन भर दी और ऊपर पिस्टन से प्रेशर लगाया तो इनके पार्टिकल्स का गैप कम होने लगा और ये लिक्विड फॉर्म में, जो सेकंड डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग
लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज होने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से हम और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हम CO2 लेते हैं, ये सॉलिड होती है, अगर इस पे से हम प्रेशर कम करते हैं तो ये बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी प्रेशर के कारण ही हुआ है। कुछ और भी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जो ये LPG है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो घरों में काम में ली जाती है, उस गैस को कहते हैं हम LPG। ये भी इसी प्रेशर से कंप्रेस करके लिक्विफाइड की जाती है। ठीक है, और देख लेते हैं एक और एग्जांपल, CNG होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है, आजकल इसका कॉमर्शियल व्हीकल्स में बहुत ही उपयोग किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये नेचुरल गैस है, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसीलिए CNG का यूज़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आजकल किया जाने लगा है। चलिए अब हम और इसके आगे प्रेशर के कंसेप्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट इफेक्ट है वेपोरेशन। वेपोरेशन क्या है, इसे समझते हैं। इट इज़ ए सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड वेपोरेशन। यानी जो वेपोरेशन है एक सरफेस फिनोमिना है, इसमें लिक्विड चेंज होता है वेपर में एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर में चेंज होना क्या कहलाता है, वेपोरेशन। इसको अब हम समझते हैं एक एग्जांपल से। इसको एक एग्जांपल से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक गिलास लेते हैं, उसमें हम पानी भर लेते हैं, वाटर फिल कर लेते हैं। ठीक है, उस वाटर लेवल को हम मार्क कर लेते हैं और एक ऐसी जगह पर पुट कर देते हैं जहां उसे कोई भी छेड़छाड़ ना करे। अब 2-3 दिन के लिए उस पानी को वैसे के वैसे वहाँ रखा रहने देते हैं। अब हमने देखा 2-3 दिन बाद हमने जब उसका लेवल देखा, वाटर लेवल, तो वो वाटर लेवल पहले से डिक्रीज़ हो गया, यानी उसमें से कुछ पानी भाप बन के उड़ गया। समझ में आया? तो ये होता है वेपोरेशन। अब ये ऐसा हुआ, इसके लिए कुछ फैक्टर्स इस पे अफेक्ट करते हैं। अब हम उनको समझेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपोरेशन। वेपोरेशन को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं? तो यहाँ 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, 1 बाय 1 हम इनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को समझते हैं, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। एक्सपोज सरफेस एरिया को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, 1 कप पानी लिया और एक हमने बाउल में पानी लिया। ठीक है, थोड़ी बड़ी प्लेट में, बाउल्स में पानी लिया, दोनों में 100 ml हमने वाटर रखा और इसे बाहर रख दिया। और हमने देखा 1 दिन के लिए छोड़ दिया सपोज़। उसके बाद हमने देखा, वापस उसे चेक किया, तो देखने पर हमें पता चला कि कप की कंपैरिजन में जो बाउल हमने लिया था उसका पानी ज़्यादा वेपोरेट हो गया। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बड़ा था। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पॉइंट समझते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे इफ़ेक्ट करता है, इसे समझने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल करते हैं। इसके लिए हम 2 गिलास पानी लेते हैं, 1 गिलास को हम फ्रिज में रख देते हैं और 1 गिलास को हम सन के सामने रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम थोड़े समय के बाद जब हम देखते हैं तो जो सन के सामने गिलास रखा है उसका वाटर लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, यानी वो वेपोरेट हो गया कंपैरिजन टू फ्रिज में रखे हुए गिलास से। यानी टेम्परेचर भी इसको इफ़ेक्ट करता है। थर्ड देखते हैं अब हम, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता, नमी। ठीक है, तो इसको भी हम समझते हैं अच्छे से। देखिए, जो समर सीज़न होता है, समर सीज़न के अंदर जो मई जून का जो सीज़न होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उस समय में अगर हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो वो जल्दी सूख जाता है। जबकि इसके बाद जो रेनी सीज़न आता है तब भी लगभग टेम्परेचर वही रहता है, लेकिन
इस समय में जो हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, वो काफ़ी देरी से सूखता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि रेनी सीज़न में मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी यानी उसमें नमी रहती है, तो वो हमारे पसीने को सूखने में थोड़ा समय लगाती है, जबकि समर के सीज़न में ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, जो कि है विंड। देखिए विंड कैसे इफ़ेक्ट करती है वेपोरेशन को। आपने देखा होगा हम अपने कपड़ों को छत पर सुखाते हैं। अगर छत पर तेज़ हवा चल रही होती है तो हमारे घर के कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और हवा अगर स्लो फ्लो हो रही होती है तो कपड़ों को सूखने में काफ़ी टाइम लगता है। यानी अगर विंड फास्ट चलती है तो उसमें कपड़ों में जो पानी होता है वो वेपोरेटेड हो जाता है जल्दी जल्दी, जबकि हवा स्लो होने पर वो वेपोरेशन धीरे होता है। यानी विंड भी वेपोरेशन को अफेक्ट करती है। अभी हमने चारों पॉइंट को अच्छे से 1 बाय 1 समझा, ठीक है। अब मैं आपको एक बार फिर से इसको थोड़ा सा चारों पॉइंटों को समराइज़ कर देता हूँ। फैक्टर अफेक्टिंग वेपोरेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट था एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। इसमें था कि अगर एरिया बड़ा होता है तो वेपोरेशन जल्दी, सरफेस एरिया बड़ा होता है तो वेपोरेशन जल्दी, और अगर छोटा होता है तो वेपोरेशन स्लो होता है। सेकंड हमने देखा टेम्परेचर में हमने देखा अगर हीट हम किसी चीज़ को ज़्यादा देते हैं तो वेपोरेशन जल्दी होगा, और हीट कम होने पर वेपोरेशन स्लो होगा। क्लियर है? थर्ड देखा हमने ह्यूमिडिटी। अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम है तो वेपोरेशन जल्दी होगा, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वेपोरेशन स्लो होगा। और फोर्थ पॉइंट देखा हमने विंड। अगर विंड का फ्लो फास्ट है तो वेपोरेशन जल्दी हो जाएगा, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, और अगर विंड का फ्लो स्लो है तो वो धीरे धीरे वेपोरेट करेंगे। समझे आप इसको, वेपोरेशन को? अब हम इसको आगे देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं वेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। एवोपरेशन कॉज है कूलिंग का। तो द कूलिंग कॉज बाय वेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए लिक्विड वेपोरेट्स टेक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग्स विच ऑन लूजिंग हीट गेट्स कूल। ठीक है, तो जो वेपोरेशन के कारण ठंडक होती है वो आधारित होती है किस पर? इवेपोरेट लिक्विड के वेपोरेट होने पर। तो जब ये वेपोरेट कैसे होता है? जब ये अपने चारों ओर से लेटेंट हीट लेता है और वेपोरेट हो जाता है, जिसके कारण सराउंडिंग कैसी हो जाती है? कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अच्छे से। और के लिए हम क्या करते हैं, अपनी हथेली पे थोड़ा सा एसीटोन लेते हैं। जैसे ही हम एसीटोन लेते हैं थोड़े टाइम बाद हमारे हाथ से लेटेंट हीट लेकर ये एसीटोन वेपोरेट हो जाता है और हमारी हथेली पर ठंडक महसूस होने लगती है। ठीक है, यहाँ हम एसीटोन की जगह पेट्रोल का यूज़ भी कर सकते थे, बट ये प्रैक्टिकल आप अपने घर पर बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि पेट्रोल बहुत डेंजर चीज़ होती है। इसके लिए आपको मैं एक नया एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ। इसके लिए हम क्या एक पैन ले लेते हैं या एक फ्राई पैन ले लेते हैं। इसको हम गैस पर थोड़ी देर गर्म करके छोड़ देते हैं। गर्म करने के बाद रख लेते हैं। रखने के बाद इसके ऊपर हम पानी छिड़कते हैं। छिड़कने से पानी वेपोरेट होकर हीट लेकर वेपोरेट हो जाता है और हमारा फ्राइंग पैन ठंडा होने लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका पूरा चैप्टर रहा, आपको समझ में आया होगा। इसके पार्ट 2 में मैं आपको NCERT के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच। आप देखते रहिए, मैं डेली एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा।